हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में वीडियो में हम भारत में कंपनी राज का विस्तार जो है उसको देखेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, साथ ही उसकी व्याख्या भी शुरू करेंगे। तो ये यूपी जूनियर का जो है अभी पेपर होने वाला है, उसके लिए आप देखें तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और ये इतिहास के क्वेश्चन ही अभी जो है वो इसमें है, तो आप अगर इतिहास आपने भर रखा है यूपी जूनियर में तो आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो यूपी जूनियर सी टेट होता है, सी टेट हो या एच टेट हो, यूपी टेट, कितने भी टेट हैं जूनियर लेवल के, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है टॉपिक से भारत में कंपनी राज का विस्तार उसी से है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ है? तो यहाँ जो है सूरत, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो है सूरत में स्थापित होती है, मद्रास और कलकत्ता। तो यहाँ पर क्या है, तीनों, सूरत है पश्चिम में, मद्रास है दक्षिण में, और कलकत्ता है जो है वो आ जाएगा हमारा पूरब में। तो इस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो हमारा डी आंसर स्टार्ट हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत, मद्रास, कलकत्ता व्यापारिक केंद्र से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो आंसर हमारा बिल्कुल लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली आई थी। और ये यूपी टेट में चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है आता ही है, चाहे वो सन पूछे या किसके समय में हुआ था, ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमेशा वो देते ही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, लॉर्ड हार्डिंग जो सेकंड है, सेकंड के काल में भारत की राजधानी सन 1912 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। इसके समय में 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए थे और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ बंगाल विभाजन को रद्द करने व राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति जो उनकी थी, उसी के तहत जो है उन्होंने कुशासन के आधार पर जो है उसको हड़प लिया था। किसको? अवध पर। तो यहाँ पर जो है जनवरी 1848 में लॉर्ड हार्डिंग को लॉर्ड डलहौजी को लॉर्ड हार्डिंग के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उनके कार्य में राज्य का विस्तार अपने चरम पर था। लॉर्ड डलहौजी को अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। तो अर्ल ऑफ डलहौजी किसको? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है, इसलिए उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है, और इस प्रकार डलहौजी ने कुशासन के आधार पर 1856 में अवध का अधिग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी, कैनन, क्योंकि उसी समय ये वायसराय थे। लॉर्ड गवर्नर जनरल कैनन ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह आखिरी मुगल सम्राट होंगे, उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने चार्ल्स कैनिंग भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान वे भारत के गवर्नर जनरल थे। 1858 में वे भारत के प्रथम वायसराय बने। भारत में इनका कार्यकाल जो है 1856 से लेकर 1862 तक रहा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर कर्जन जो है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था ताकि जो हिंदू मुस्लिम जो जनसंख्या है वो बढ़ सके, और फिर क्या है
फूट डालो राज करो की नीति जैसा था। तो यहाँ पर देख लेते हैं 19 जुलाई 1905 में बंगाल की घोषणा हुई विभाजन की। 16 अक्टूबर 1905 में योजना प्रभावी हुई। उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। पहले योजना बनाई, फिर उसको योजना प्रभावी हो गई और फिर उसके विरोध में क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया 7 अगस्त 1905 को। वहीं बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसके अतिरिक्त 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन पर कहा कि यह एक निर्गम भूल है। अगला निम्नलिखित में से कालक्रम व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो क्लाइव आएंगे। क्लाइव सबसे पहले जो है थे और फिर उसके बाद तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एक हम देखते हैं कि 2 सबसे पहले आएगा तो क्लाइव जो है सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं समय प्रथम ये 2 बार आया है और बाद में फिर ये क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। द्वितीय कार्यकाल जो है 1765 से लेकर 1767 तक रहता है। आगे वारेन हेस्टिंग 72 से लेकर 1785। कार्नवालिस जो है 186 से लेकर 93। लॉर्ड डलहौजी जो है 98 से लेकर 1805 यानी 1805 तक। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों को बाध्य किया था। क्या किया था कि उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। सहायक संधि व्यवस्था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की कोई स्वयं की स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होती थी, परंतु कंपनी द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती थी तथा इसके लिए राज्य सरकार कंपनी को धन दिया जाता था जो सुरक्षा के बदले होता था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो सही कथन है वो है डी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों पर क्या कर रही है, शासन कर रही है। तो अंग्रेजों की सर्वोच्चता की नीति के तहत अंग्रेज स्वयं को सर्वोच्च मानते थे तथा उनका मानना था कि सिर्फ वही भारतीय सत्ता के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि भारतीय तो सब मूर्ख है, पढ़े लिखे हैं नहीं, इसलिए हम पढ़े लिखे हैं तो हम क्या कर लेंगे, हम उस पर प्रभावी रूप से हावी बने रहेंगे और यही उनकी सोच थी। अतः भारतीय राज्यों के ऊपर है। अतः अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाई थी। तो आंसर लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा 18वीं शताब्दी में भारत में सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाई गई थी। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र प्रारंभ किए गए थे कब। मार्लो मिंटो सुधार 1909 द्वारा। इसके तहत सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का क्षेत्र निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी। तो जो सहायक संधि की नीति थी वो लॉर्ड वेलेस्ली है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई गई। सहायक संधि करने वाला भारत का प्रथम राज्य हैदराबाद था। तो ये भी याद रखना कि पहला जो है सहायक संधि को किसने अपनाई थी, तो हैदराबाद लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है इसको इस संधि को लाए थे। आगे है राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों की अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति कहलाती थी हड़प का सिद्धांत। बी ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते हैं राजाओं के अगर कोई पुत्र नहीं है तो भारतीय राज्यों का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। इस सिद्धांत को कहा गया हड़प का सिद्धांत। इस नीति का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस नीति के तहत सतारा का सबसे पहले क्या किया गया था, अधिग्रहण किया गया था। इन राज्यों को नागपुर, झांसी, संभल, बागोट आदि का भी अधिग्रहण इसी नीति के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। तो आंसर हो जाएगा लोहगढ़।
लोहगढ़, भरतपुर। लोहगढ़ का किला राजस्थान में, क्योंकि ये आरटेट का क्वेश्चन है इसलिए राजस्थान से रिलेटेड दिया है। लोहगढ़ का किला राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की, परंतु 5 बार वो असफल रहा। इस किले का निर्माण जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1858 के तहत। और यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए। भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारतीय सत्ता ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की गई तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत कैनिंग ने विभागीय प्रणाली शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? तो बिल्कुल एडवर्ड लुटियंस जो है वो वास्तुकार थे। अगला है, और 1913 में लुटियन ने नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया और वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट और 3 मूर्ति की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये डी ऑप्शन होगा। बाकी देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट और 3 मूर्ति भवन की स्थापना क्रमशः। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण की योजना 1911 में दिल्ली दरबार के पहले किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। इसका निर्माण 1920 में शुरू हुआ था, 1924 में बनकर पूरा हो गया। 4 दिसंबर 1924 को वायसराय अल ऑफ रीडिंग ने इसका उद्घाटन किया था। इंडिया गेट उन सैनिकों की याद में नई दिल्ली में बना जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। इसकी डिजाइन एडवर्ड लैंडसियर लुटियंस ने तैयार किया था। इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ। 3 मूर्ति भवन का निर्माण 1930 में हुआ। यह ब्रिटिश कमांडर ऑफ चीफ का निवास था। साथ ही यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का भी पूर्व निवास रह चुका है। अगला क्वेश्चन, परीक्षा उपयोगी सार देख ले हैं। अष्टमंडल जो होते थे, मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध से सहायता करता था? तो शिवाजी एक अष्टमंडल कृष्णदेव राय के समय में भी थे, तो कृष्णदेव राय के समय में भी अष्टमंडल हुआ करते थे, तो इसको भी हम याद रखेंगे। शिवाजी में भी होते थे अष्ट प्रधान, उसमें अष्टमंडल। आगे, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया था विनोबा भावे। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खां। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए, लॉर्ड क्लाइव। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया। मोहम्मद रजा खान को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर युद्ध को किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के लिए कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833 को। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। भारत के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिलाधीश के पद का सृजन हुआ था 1772 ईस्वी में। किस किले को ब्रिटिश ने सबसे पहले निर्माण किया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में है। ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम में सामूहिक कार्य चलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी निजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डचों ने। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया था चेम्सफोर्ड सुधारों ने 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार। ब्रिटिश
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस भारतीय ने लड़ा था? तो WC बनर्जी, वो थे WC बनर्जी। किसके तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? नहीं की थी। सहायक संधि इंदौर के होलकर राज्य ने स्वीकार नहीं की थी। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया था? तो वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। बाकी बाद में जो है बरी भी हो गए थे। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन काल में भारत में आपराधिक मुकदमे की सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय सदर निजामत अदालत था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना। स्थायी बंदोबस्त किया गया था जमींदारों से। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित। ये बंदोबस्त रैयतवाड़ी थी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में भू राजस्व व्यवस्था संग्रह प्रचलित था दक्षिण तथा पश्चिमी भारत में। अंग्रेजों के शासन काल में भारत में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठित थी? तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। अगला है किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी। आगे है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित है? थॉमस मुनरो। किसके प्रशासन में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके पक्षधर थे परंतु गांधी नहीं? भारी औद्योगिकरण के। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में प्रथम रेल का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? बम्बई से ठाणे। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था कॉर्नवालिस ने। किसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित किया था? रमेश चंद्र दत्त ने। और इनकी जो बुक है वो पीडीएफ में भी है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है पढ़ने में तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने दे रखा है। आगे है बंगाल अकाल का क्या कारण था? सरकार द्वारा वस्तुओं को ना भेजा जाना। आर्थिक निकासी के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।